आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम हल करेंगे अनसॉल्व्ड पेपर्स जो कि बोर्ड परीक्षा की 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसमें हम देखेंगे 2024 से लेकर 2020 तक के लगभग 15 से 16 प्रश्न पत्रों का समावेश किया गया है और ये सभी सेट आपको पूर्ण रूप से सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले आप जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है उसमें 4 जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो इसमें आपको विकल्प चुनकर लिखना होता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का है, इसमें टेपिटम परत का क्या कार्य होता है। देखिए, टेपिटम जो होती है वो क्या करती है, पराग कणों को पोषण करती है, यानी विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करना जो है टेपिटम का कार्य होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, खा क्वेश्चन है 1 का खा। ऐसे आपको जो उत्तर में लिखना है वो लिखना है उत्तर नंबर 1 का खा, और आप क्या लिखेंगे, विकल्प नंबर। जैसे इसका आंसर जो है केचुआ, ठीक है, तो आप नंबर फर्स्ट लिखकर सीधे केचुआ लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है। तो अपरदहारी है, अपरदहारी वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को या सड़े गले जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। तो केचुआ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। नेक्स्ट गा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू या इसी को हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो हड्डी तोड़ बुखार का वाहक जो है वो एडीज मच्छर होता है। इसके बाद एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स जो है ये हाथी पाँव या फिर इसी को फील पाँव या फाइलेरिया फैलाने का कार्य करता है। इसके बाद कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। तो ये होता है एंडोन्यूक्लिएज। इसे पूरा कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। ये डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने का कार्य करता है। ये इस तरह से चारों क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो गए हैं। आगे बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। ये भी क्वेश्चन नंबर जो है 2 में 5 हैं, 1-1 नंबर के होते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 का, तो इसमें लिखा हुआ है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। तो जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं उन कोशिकाओं को सार्टोली सेल्स कहा जाता है। सार्टोली कोशिकाएं कहते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 2 का खा है। इसमें एमटीबी और जिफ्ट का पूरा नाम पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो एमटीपी की फुल फॉर्म होगा। एम फॉर मेडिकल, टी फॉर टर्मिनेशन और ऑफ पी मीन्स होता है प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये हो गया। इसके अतिरिक्त अब हम जाइगोट की फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो जाइगोट जिफ्ट को कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्रांसफर, या हिंदी में बोले तो इसे जाइगोट अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन अगला है, गा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई जो होती है जीन होती है। मेंडेल ने इसे कारक कहा है। तो कारक पूछा जाए या इकाई पूछा जाए, ये कौन होती है, जीन। मेंडेल ने इसे कारक कहा है, तो इसे हम कारक कह देंगे। नेक्स्ट, अच्छा, जीन शब्द जो था वो जॉनसन्स ने दिया था। जीन्स शब्द जो था जॉनसन ने दिया था, इसी को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है
आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं? देखिए, आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी त्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिक। अब प्रकूट की बात करें तो ए यू जी और सी, ये चार, या यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ए यू जी और सी होते हैं, ये चार होते हैं। और कोडान्स जो होते हैं वो त्रिक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर करेंगे Q इजिकल टू हो जाएगा 64। तो आनुवांशिक कूट कितने होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 64। आगे 64 की अगर हम बात करें, 64 में 61 ही केवल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। शेष जो 3 होते हैं ए यू जी, इसे सॉरी यू ए जी, और यू जी ए, ये श्रृंखला के समापन कूट कहे जाते हैं। ये किसी प्रकार का प्रोटीन या एमिनो एसिड्स का निर्माण नहीं करते हैं। तो आनुवांशिक कूट की जो खोज की थी वो नीरेनबर्ग ने की थी, नीरेनबर्ग एवं मैथाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है बाहित मल क्या होता है? तो 1 नंबर में हमको लिखना है। तो बाहित मल, हम देखिए, प्रतिदिन शहरों और महानगरों से जो गंदगी मलमूत्र जो निकलता है और वो जाकर नदियों में मिल जाता है, वही क्या कहलाता है? बाहित मल। तो हम लिखेंगे प्रतिदिन शहरों व महानगरों से निकलने वाला मलमूत्र, कूड़ा कचरा आदि क्या कहलाता है? बाहित मल कहलाता है। इस तरह से हम लिख देंगे बाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर का आएगा। इस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, और यहाँ पर भी हमें कुछ ज़्यादा जो है लिखना नहीं है, सीधे सीधे अफीम पूछा गया है, और अफीम किस पौधे से प्राप्त, तो अफीम क्या है और ये किस पौधे से प्राप्त होती है, 1-1 नंबर का लिखना है आपको। तो टोटल जो है 2 नंबर के हो गए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम अफीम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अफीम, इस तरह से अफीम हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे कि अफीम, या ऐसे लिखेंगे ये नशीले पदार्थ होते हैं, या नशीले पदार्थ अवसादक होते हैं, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। ये हो गया अफीम के बारे में। आगे जो हमको लिखना है, किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये लिखेंगे ये अफीम के पादप, और इसे अगर लिखना चाहें तो आप बॉटनिकल नेम भी इसका लिख सकते हैं, पेपेबर सोमनीफेरम नामक पादप से प्राप्त होती है। और किससे? तो इसका एक फल होता है इस तरह का एक अफीम का पादप होता है। इस पर चीरा लगाकर इसके लेटेक्स से निकाला जाता है। लेटेक्स को कहते हैं दूध। जो इसका दूध होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है अफीम, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो पहले तो आपको बता दें कि जो मेंडली विकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है दैहिक गुणसूत्रों में होने वाले विकार। दैहिक गुणसूत्रों में गुणसूत्रों में होने वाले व्यतिक्रम। और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्रों में होने वाले व्यतिक्रम। तो दैहिक गुणसूत्र
का मतलब होता है 22 पेयर। जब कोई 21वीं, 18वीं, 5वीं और 13वीं जोड़ी में कोई विकार होता है तो उसे दैहिक गुणसूत्रों में होने वाले व्यतिक्रम कहा जाता है। और जो क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम जो हैं ये हमारे लिंग गुणसूत्रों में होने वाले व्यतिक्रम हैं। तो इसके संबंध में अब हम बात करेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसके बारे में लिखेंगे। तो इस रोग की खोज जो की थी वो डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने की थी। और यह जो रोग होता है वो पुरुषों में खोजा गया था। क्यों होता है? तो यह एक लिंग गुणसूत्र की, यहाँ लिखेंगे लिंग गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता यहाँ लिख देंगे एकाधिसूत्रता के कारण उत्पन्न होने वाला व्यतिक्रम या रोग या विकार है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, रोग है जिसमें, ऐसे लिखेंगे जिसमें, देखिए एकाधिसूत्रता को हम 2n+1 भी लिख सकते हैं या इसे हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। एकाधिसूत्रता को हम 2n+1 या फिर ट्राइसोमी भी कहते हैं, जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? देखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाता है? इसमें 44 प्लस x और y, अर्थात एक x जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लिखेंगे यहाँ पर 47। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो आइए टर्नर सिंड्रोम देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? देखिए, टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में होने वाला विकार है। पहले तो ये बताएंगे, स्त्रियों में होने वाला विकार है जिसकी खोज जो की थी वो डॉक्टर हेनरी टर्नर के द्वारा की गई थी। कौन थे? हेनरी टर्नर। इन्होंने खोजा था। इसमें लिखेंगे, इसमें देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र ही उपस्थित होता है। देखिए, ध्यान देने की बात है कि जो महिलाओं में 44 प्लस XX होते हैं, इनमें से एक x क्या होता है? वो गायब होता है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो कुल गुणसूत्र जो हो जाएंगे वो 45, अर्थात टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक x गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 47। तो आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 3 के गा का आंसर। इससे पहले इसको हम हटा देते हैं। तो 3 के गा में लिखा है, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो पहले हम प्रतिरक्षा के बारे में जानते हैं। प्रतिरक्षा क्या होती है? देखिए, हमारे शरीर में रोगों से बचाव हेतु एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। एक विशिष्ट तंत्र होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है
ये दो प्रकार की होती है। आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो प्रकार की होती है। अब उनके नाम लिखा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सहज या स्वाभाविक, सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। आप इसे एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, अविशिष्ट, यहाँ लिख देंगे अविशिष्ट, अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों से बचाव हेतु एक विशिष्ट तंत्र होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे सहज या स्वाभाविक या फिर अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। इसके बाद जो नंबर दूसरा हो जाएगा, नंबर दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा विशिष्ट, वो अविशिष्ट था, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, या इसी को कहते हैं उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, इसी को कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। इस तरह से ये दो प्रकार का हो जाएगा। आंसर आपका यह भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसके बाद 3 का घा देखेंगे। घा में लिखा है प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोला जाता है। प्रतिजैविक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा, यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं उनको नष्ट कर सकता है, ऐसे लिख सकते हैं उनको नष्ट कर देता है, कर देता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। सॉरी, प्रतिजैविक, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिजैविक कहलाता है, प्रतिजैविक कहलाता है। इस तरह से आगे बात करते हैं कुछ प्रतिजैविक की। तो जो एंटीबायोटिक शब्द था ये सर्वप्रथम वॉक्समैन के द्वारा यूज किया गया था। यहाँ लिखेंगे वॉक्समैन ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था। परंतु जो प्रथम एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई थी। पेनिसिलिन उसका नाम था, प्रथम एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी। आगे आपके लिखा है किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो आइए 2 सूक्ष्म जीव देखते हैं। सबसे पहले तो यही हो जाएगा पेनिसिलियम। 2 सूक्ष्म जीव, नंबर 1 पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, नोटेटम कौन सी बनाई जा रही है, तो इससे पेनिसिलिन बनाई जा रही है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई गई। दूसरा हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये किस सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाई जाती है। तो ये सूक्ष्म जीव हो गए 2। पेनिसिलियम नोटेटम कवक है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु है। ये कवक है और ये जीवाणु है। इससे बनाई जाती पेनिसिलिन और इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ में क्या है, वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
तो सरकार ने कौन कौन से कदम जो हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपाय उठाए हैं, कोई 3 या 4 लिख दीजिए, यहाँ पर चल जाएगा। तो हम आंसर नंबर लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण हेतु उपाय या सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा कि सरकार द्वारा, यहाँ लिखेंगे सरकार द्वारा जीव जंतुओं के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। आप लिख लेना, लगाया गया। नंबर 2 कहेंगे 1952 में वन्य जीवन भारतीय परिषद की स्थापना की गई। ये हो जाएगा दूसरा। इसका कार्य क्या था? इसके द्वारा वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे प्रतिवर्ष संपूर्ण देश में 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ये 3 जो हैं पर्याप्त हो जाएंगे उसमें लिखने के लिए। नहीं तो एक और लिख सकते हैं आप। चौथा नंबर हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे वनों और वृक्षों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कुछ उपाय हैं जो सरकार के द्वारा किए गए। इसके द्वारा भी और भी हम लिख सकते हैं, जैसे जीव जंतुओं का वह स्थानीय और स्वस्थानीय संरक्षण भी किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता स्थल आदि को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर वो अपने प्राकृतिक आवास पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न सेकंड। इसमें आप देखेंगे, इसमें भी तो अब हम देखते हैं 4 का। इसमें दिया गया शारीरिक रोध एवं कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 1.5 नंबर के हैं ये। आइए देखते हैं इनको। 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन है आपका। इसमें शारीरिक रोध क्या होते हैं और कोशिकीय रोध क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने इस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो हमने पढ़ा था अविशिष्ट एवं सहज स्वाभाविक प्रतिरक्षा। इसी के आधार पर हम शारीरिक रोधक देखते हैं, जो हमारे यहाँ फिजिकल वेरिएंट्स होते हैं। इनमें आते हैं, सबसे पहले तो इसमें आएगा त्वचा। इसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम। तीसरे पर आएगा श्लेष्म झिल्ली। और चौथा जो आता है वो होता है ग्रसनी। आदि सभी जो हैं शारीरिक रोधक कहे जाते हैं। ये जन्मजात प्रकार के होते ही हैं, परंतु मानव में ये जन्म से ही उपस्थित होते हैं। कहीं ऐसा इन्हें सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहा जाता है।
बाह्य सुरक्षा या सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत त्वचा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, श्लेष्म झिल्ली और ग्रसनी आदि आते हैं। तो इन्हें कहते हैं शारीरिक रोधक या अवरोधक। दूसरा प्रकार था कोशिकीय अवरोधक। कोशिकीय अवरोधक में कौन आते हैं? कोशिकीय अवरोधक, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपके आते हैं इंटरफेरॉन्स। विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं जो कोशिका के द्वारा स्वतः ही मुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आते हैं फैगोसाइट्स। इसके अंतर्गत आते हैं WBC, और WBC में अगर हम देखें तो मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और आते हैं मैक्रोफेज। ये सभी कहे जाते हैं कोशिकीय अवरोधक। इसमें लिख देंगे मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स और आते हैं न्यूट्रोफिल्स, यहाँ लिख देंगे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कोशिकीय अवरोधक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विसंयोजन पर टिप्पणी लिखिए। विसंयोजन क्या होता है, इस पर टिप्पणी यहाँ पर हमको लिखनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं पृथक्करण का नियम होता है, उसी को विसंयोजन या युग्मकों का पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे विसंयोजन या युग्मकों का पृथक्करण का नियम, जो कि मेंडेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक नियम है। तो इसमें हम देखेंगे, या युग्मकों का शुद्धता का नियम भी इसको कहते हैं। तो आगे बात करेंगे, इसमें देखेंगे इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूपों के कारक अधिक समय तक साथ साथ रहने पर, यहाँ लिखेंगे अधिक समय तक साथ साथ रहने पर भी अपवर्तित नहीं होते। ये देखिए नियम पूरा लिखा रहे हैं, अपरिवर्तित नहीं होते, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। अर्थात क्या होते हैं? शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण, यहाँ लिखेंगे जिसके कारण युग्मकों में जाने वाले सभी कारक शुद्ध होते हैं। अतः इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी, या संकरों के विलयन का नियम भी, या पृथक्करण का नियम भी, या फिर विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। आइए इसको हम ग्राफी चित्र की द्वारा समझते हैं। या आपने लिख लिया होगा, या आप स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ग्राफी चित्र के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये कैपिटल T है, इन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर शुद्ध लंबे। यहाँ पर लिख देंगे हम शुद्ध बौने, स्मॉल t है 2, यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध बौने। ये कैसे हैं? ये जनक हैं, अर्थात माता पिता हैं।
तो इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन में, या इस तरह से हम एक टी और एक टी को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ भी एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी को अलग अलग कर लेते हैं। तो इनके बीच जो फर्स्ट क्रॉस कराया जाएगा उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगी, जो कि फर्स्ट जनरेशन होगी, F1 पीढ़ी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब इनका कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो भी लक्षण होगा वो किस तरह से प्रदर्शित होगा। आपने इतना नोट कर लिया है तो मैं जगह की शॉर्टेज के कारण इसको हटा देता हूँ। देखिए फर्स्ट पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इन्हीं दोनों के बीच अगर सेकंड जनरेशन में क्रॉस कराया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे लंबे और यहाँ लिखेंगे लंबे, इस तरह से। और एक क्रॉस अगर कराया जाए तो इस तरह की टेबल हम कुछ बना लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी और यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल टी। हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो फर्स्ट टाइम में इस टी का इस टी से क्रॉस कराया जाएगा तो होने वाले जो पौधे होंगे वो शुद्ध लंबे होंगे। यहाँ पर देखेंगे इस टी का इसके साथ क्रॉस कराया जाए तो एक कैपिटल टी और दूसरी स्मॉल टी, अर्थात हाइब्रिड लॉन्ग होंगे, संकर लंबे। यहाँ पर लिख देंगे संकर लंबे। दूसरी बार में इसका इससे क्रॉस कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, स्मॉल टी यानी जो शुद्ध बौने होंगे, यहाँ पर लिख देंगे शुद्ध बौने। और इस बार इसका इससे कराया जाएगा तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पर लिखेंगे संकर लंबे, संकर लंबे। अब देखते हैं जो विसंयोजन का नियम था उसमें जो फिनोटाइप आ रहा था, फिनोटाइप जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए संकर लंबे और शुद्ध बौने कितने हुए या लंबे कितने हुए, जिसमें कैपिटल टी है उन्हें हम लंबा मानेंगे। तो ये हुआ 3, इनका अनुपात हुआ 3 और शुद्ध बौनों का अनुपात क्या था 1। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो 3 अनुपात होगा। और इसका जो जीनोटाइप होगा या जीन प्रारूप जिसे हम कहते हैं, जीन प्रारूप जो होगा वो क्या होगा, देखिए संकर कितने लंबे हुए 2, तो हम लिख देंगे 2। अब शुद्ध लंबा कौन सा है 1, तो 1:1 और शुद्ध बौना कितना है, तो ये हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 1:1, यानी जो जीनोटाइप प्रारूप था वो 1:2:1 आया, क्योंकि लंकर जो थे संकर लंबे जो थे वो 2 थे और एक शुद्ध लंबा था और एक बौना था, तो उनका अनुपात यहाँ पर आपको दिखा दिया गया। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। आगे देखेंगे विसंयोजन के नियम के बाद गा देखेंगे, 4 का गा। अगला है 4 का गा। तो 4 के गा में हम देखेंगे कैंसर क्या होता है। तो कैंसर हम लिखेंगे कोशिकाओं का, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, कोशिकाओं का असामान्य, सामान्य, असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। एक लाइन में इस तरह से हमको लिखना है कैंसर क्या है। यानी कोशिकाएं जो असमान रूप से वृद्धि करती हैं, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, कैंसर कहलाती हैं। धीरे धीरे, यहाँ लिखेंगे धीरे धीरे ये कोशिकाएं वृद्धि करके, यह कोशिकाएं वृद्धि करके गांठों का रूप ले लेती हैं। ये गांठों का रूप धारण कर लेती हैं, धारण
कर लेती हैं कर लेती हैं। तो ये जो कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजित होती हैं वही कैंसर कहलाती हैं। धीरे धीरे ये मजबूत एक गांठ बना लेती हैं जिसको हम लोग कैंसर कह देते हैं। अब आता है इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो जगह की शॉर्टेज है तो मैं इसको फिर से इरेज करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने नहीं लिख पाया है तो आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बचाव। क्या लिखेंगे? बचाव। तो बचाव क्या है? तो बचाव का नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, प्रदूषण को कम करना चाहिए, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर के लिए जिम्मेदार है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 पर लिखेंगे शारीरिक या शरीर में असामान्य परिवर्तन होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान कम करना चाहिए। पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि पान, तंबाकू, शराब आदि का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये तो बचाव हो गए। आगे देखते हैं कौन कौन सी तकनीकें जो हैं उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आपने नहीं लिख पाया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा अब इसका उपचार पूछा? हाँ, उपचार। यहाँ पर लिखेंगे उपचार, हेडिंग डालेंगे हम ट्रीटमेंट या उपचार। उपचार में सबसे पहले देखेंगे, देखिए कैंसर का कोई निश्चित उपचार नहीं है। सबसे पहली बात जानिए आप, कैंसर अगर हो गया है तो लाइलाज बीमारी है। फिर भी इसको ऐसी नंबर 1 लिखेंगे शल्य चिकित्सा। 3 विभिन्न तकनीकी प्रयोग में लाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन। सर्जरी के द्वारा उस गांठ या प्रभावित ऊतक को निकाल दिया जाता है। शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है कि यदि शरीर में कहीं गांठ या कोई कोशिका जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है तो उस कोशिका या ऊतक को ऑपरेशन की सहायता से निकाल देते हैं। ये हो जाएगा, निकाल दिया जाता है, शल्य चिकित्सा कहलाती है। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यहाँ पर बाय लिख देंगे। रेडियोथेरेपी क्या होता है? रोगी के विशिष्ट अंग की, इसमें लिखेंगे रोगी के विशिष्ट का मतलब है जिस पार्ट में कैंसर हुआ है, विशिष्ट अंग की कोशिकाओं को विकिरण के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। विकिरण के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या नष्ट किया जाता है। तो ये तो हो गई रेडियोथेरेपी, या इसे कहते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है कीमोथेरेपी। सबसे महंगा इलाज और सबसे कामयाब इलाज है कीमोथेरेपी। इसमें इस विधि में ऐसे लिखेंगे, इस विधि में या इस उपचार विधि में रासायनिक यौगिकों की सहायता से, यहाँ लिखेंगे रासायनिकों की सहायता से उत्पन्न हुई, निर्मित हुई औषधियों से उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है। तो कैंसर जो है
क्या था कि शरीर में कोशिकाओं का असामान्य या अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही कैंसर कहलाता था। धीरे धीरे कोशिकाएं गांठों का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि कुछ कोशिकाएं जो हैं अनियंत्रित रूप से बढ़ गई हैं। बचाव इनका यही था कि प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में कोई गांठ या असामान्य परिवर्तन हुआ है तो तुरंत ही डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। उपचार में इसके 3 विधि प्रयोग की जाती हैं। एक तो सर्जरी, जिसे हम शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर की किसी भी गांठ या प्रभावित ऊतक को बाहर काट कर निकाल दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में कोशिकाओं को विकिरण के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और कीमोथेरेपी में रासायनिक औषधियों का उपयोग करके इलाज किया जाता है। तो ये था कैंसर का इलाज। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, एक संकर तथा द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो ये टेस्ट क्रॉस अगर पूछ रहा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो एक संकर द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को बताता हो। हाँ, एक संकरण और द्विसंकरण अर्थात ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस हैं जिनको समझाया जा सकता है। इस टेस्ट क्रॉस के कारण ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसे आप अपने आप स्वयं देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ 5वें का। 5वें में देखेंगे हम, 5वें में लिखा है समजातता। समजातता यह विकास चैप्टर से लिया गया है या विकास। तो यहाँ पर देखेंगे, ऐसे अंग जो मूल रचना में समान होते हैं परंतु कार्यों हेतु अनुकूलन होने के कारण असमान दिखाई देते हैं तथा जिनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। यहाँ लिखेंगे जिनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं तथा इनका ये गुण यहाँ लिख दे रहे हैं, समजात अंग कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं तथा इनकी समानता समझाता कहलाती है। यानी जो समान दिखते हैं यही गुण इनका क्या कहलाता है, समझाता। ये परिभाषा जो थी सर रिचर्ड ओवसन ने दी थी। इनके अनुसार अगर हम देखें तो विभिन्न जीव जातियों के वे अंग, देखिए सर रिचर्ड ओवन के अनुसार अगर हम देखें तो विभिन्न जीव जातियों के वे अंग जिनमें भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से, भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होने के कारण एक मौलिक समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। चाहे वह वयस्क अवस्था हो या फिर वे कार्यों में भिन्न भिन्न हो, ये समजातता कहलाती है। समजाता का उदाहरण कई सारे हैं, तो मैं लिखूँगा कशेरुकियों के अग्रपाद। जो कशेरुक जंतु होते हैं उनमें उनके अग्रपाद कार्य समान है, समजात मतलब उनकी उत्पत्ति जो है वो समान भाग से हुई है, लेकिन उनके कार्य जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से घोड़े की अगली टांगें देखें और मनुष्य की टांगें देखें तो इनका उत्पत्ति जो है वो समान मानी गई, लेकिन जो कार्य के अनुरूप हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये समझाता आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार करिएगा। 5 का खा केवल पूछा है कि हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका सत्यापन नहीं कराया है तो इजी है, आपको केवल इसका लिखना ही लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे हार्डी बीनबर्ग जो थे एक गणितज्ञ थे इंग्लैंड के। जी हार्डी जो थे गणितज्ञ थे और जो बीनबर्ग थे वो फिजिशियन थे जर्मन के। दोनों ने मिलकर मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन्स और जीन प्रारूपों के आवृत्तियों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं बताया कि जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी होते हैं। देखिए अभी लिखते हैं यहाँ पर हम,
तो इनके अनुसार उन सभी, यहाँ लिखेंगे उन सभी बड़ी मेंडेलियन आबादी, मेंडेलियन थोड़ा सा आबादी में विभिन्न जीन्स व जीन रूपों की आपेक्षिक आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं, जिनमें देखिए यहीं पर इम्पोर्टेंट है, जिनमें नंबर 1 लिखेंगे किसी भी प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे किसी भी, या लिखेंगे किसी भी प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरा लिखेंगे जीन पूल, यहाँ ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पर हम जीन पूल स्थायी रहता है। और नंबर 3 में देखेंगे लैंगिक जनन होता है तथा युग्मकों का समेकन संयोगिक होता है, यानी संयोगवश होता है। और चौथा लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है। तो ये इसे हार्डी बीनबर्ग का संतुलन का नियम भी कहते हैं। वास्तव में मेंडल के नियम पृथक्करण तथा युग्मकों की शुद्धता के नियम का ही तार्किक निष्कर्ष हार्डी बीनबर्ग ने निकाला था। तो ये हार्डी बीनबर्ग का नियम हो गया। आगे देखेंगे 5 का गा। 5 के गा में क्या है देखिएगा। लघु बीजाणुधानी तथा परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखाई दे रहे हैं लघु बीजाणुधानी जो है किसका, पुंकेसर का भाग होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी जो है नंबर 1 लिखेंगे ये पुंकेसर का भाग होता है या पुमंग का भाग होता है। और गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो जायांग का भाग होती है। एक अंतर तो यही हो गया, ये पुमंग का भाग होता है, ये जायांग का भाग होता है। इसमें पराग कणों का परिवर्धन व विकास होता है और गुरु बीजाणुधानी में बीजांड या फिर गुरु बीजाणु का विकास होता है। 2 लक्षण हो गए। तीसरा आप लिख दीजिए इसका, तीसरा प्रकार जो लिख देंगे यह अगुणित रचनाएं होती हैं। अगुणित यानी ये अगुणित रचनाएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अंडाशय जो है, जो इसमें लिखेंगे जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से मिलकर ही उसका निर्माण होता है। ये 3 प्रकार इसमें लिख देंगे। आगे जो है 5 का घा है और इम्पोर्टेंट है, समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो घा में देखेंगे समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं या विशेषताओं को हम लोग गुण भी कहते हैं। सबसे पहले समष्टि देखिए, समष्टि क्या होती है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जातियों के जीवधारुओं के समूह को उस जीव की समष्टि कहते हैं। अर्थात एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं नंबर 1 समष्टि का आकार। 3 विशेषताएं लिखनी, समष्टि का आकार या घनत्व भी लिख सकते हैं, या घनत्व। दूसरा लिखेंगे जन्म दर
जन्म दर, और तीसरा लिखेंगे मृत्यु दर, या फिर लिख देंगे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, या और भी लिख देंगे समष्टि वृद्धि, परिप्रेक्षण, आयु संरचना, वहन क्षमता, बहुत से हो जाएगा। मृत्यु दर लिख देंगे नंबर 4 पर, मृत्यु दर। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इससे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इनका आंसर हमारे हाथों से देना उचित नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। जो भी मनुष्य का नर जनन तंत्र होता है उसके सभी पार्ट को लिखना है, फिर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन भी करना है, किस तरह शुक्राणु का निर्माण होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये लिख दीजिएगा। और एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप अरिहंत की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें यह 100 नर जनन तंत्र जो है ये करीब पेज संख्या में मिल जाएगा शुक्राणु का निर्माण। इसके अतिरिक्त प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए इसे लिखना है। इसके बाद एक्सोन्यूक्लिएज एंड एंडोन्यूक्लिएज, ये आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, तो उधर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी 2 दिखे हैं। लिंग सहलंग लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में होने वाले 2 लिंग, देखिए लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागति को टी.एच. मॉर्गन ने प्रदर्शित किया था। होता क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई, ये 3 प्रकार के लिंग सहलंग लक्षण होते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स सहलंग लक्षण लिखेंगे तो इनके युग्म विकल्पी जो हैं अपने साथी वाई जीन्स पर स्थित नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, आपका हीमोफीलिया वर्णांता आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। इन्हीं को आप वंशागति की दृष्टि से भी दर्शा दीजिएगा, क्रॉस करके इस तरह से दिखा दीजिएगा। यदि पिता में हीमोफीलिया थी और माता में हीमोफीलिया नहीं थी तो उनके संतानों के बीच होने वाली जो वंशागति होगी वो किस तरह से प्रदर्शित करेगी, तो ये आप देख लेंगे। आगे समष्टि से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन अभी हमने ऊपर वाले इस क्वेश्चंस में इस यहाँ पर समष्टि वाला जो लिखाया था यहाँ पर अभी बोली थी। इस पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करिए। तो देखिए समष्टि की जो क्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती हैं धनात्मक अंतः क्रियाएँ, दूसरा होती हैं ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ। यहाँ लिखेंगे धनात्मक अंतः क्रियाएँ, धनात्मक अंतः क्रियाएँ, और दूसरी होती हैं ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ। मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। ऋणात्मक अंतः क्रियाएँ, धनात्मक अंतः क्रियाओं में आता है आपका सहजीवन या सिम्बायोसिस, जैसे कि सहोपकारिता, सहभोजिता, साथ साथ भोजन करना, और आता है आद्य सहयोग। आद्य सहयोग आता है। आद्य सहयोग का मतलब होता है इसमें दोनों जीवों का साथ साथ रहना बाध्य नहीं होता है, परंतु जब एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं तो वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं आद्य सहयोग, या इंग्लिश में बोले तो प्रोटो कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस तरह से इसमें हर्मिट केकड़ा और समुद्री एनीमोन का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। आगे आते हैं ऋणात्मक स्पर्धा में। इसमें 2 जीव होते हैं लेकिन एक को हमेशा नुकसान होता है और दूसरा इसमें लाभान्वित होता है। तो ये जो होती है 2 प्रकार की हो जाती है, अंतरजातीय स्पर्धा और अंतर्जातीय स्पर्धा। 2 प्रकार की स्पर्धा हो जाती है। इसमें परवक्षण भी आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें आएगा स्पर्धा या प्रतियोगिता जो कि 2 प्रकार की होती है, अंतर्जातीय और अंतरजातीय। आएगा परवक्षण, परजीविता, और एलिलोपैथी या प्रतिजीविता। ये हो जाएंगी ऋणात्मक में और ये हो जाएंगी धनात्मक में। कौन कौन सी? सहोपकारिता, सहभोजिता, आद्य सहयोग। नेक्स्ट है मेंडल के प्रभाविता नियम को लिखिए तथा अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी भी लिखिए। इजली है, आराम से हो जाएगा। आवर्त विधि पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्च घटनाओं का, यानी निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या बनेगा? भ्रूणों का उद्भव होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद बीजांड बनेगा, बीजांड के बाद फल बनेगा। यानी ये रचनाएं जो होती हैं इन्हीं को आपको दिखाना है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, जीवन की उत्पत्ति। देखिए ओपेरान का कंसेप्ट आप इसमें लिख दीजिए, जीवन की उत्पत्ति क्या है, किस तरह से इसको दिखाया गया है। आइए हम ही इसको सॉल्व कराए दें।
देखिए, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्या होती है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को दो समूह में बांटा गया, सजीव तथा निर्जीव। दोनों ही एक समान तत्वों से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि से बने होते हैं। इनकी उपापचय, प्रजनन, वृद्धि आदि लक्षण पाए जाते हैं, जो कि निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इसी संबंधिकों में विचारकों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें एक प्राचीन परिकल्पना है, दूसरी आधुनिक परिकल्पना है, एक विशिष्ट सृष्टिवाद परिकल्पना है, स्वतः उत्पत्तिवाद। बहुत सारी परिकल्पनाएं इसमें दी गई। जीवाद, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत हक्सले एंड हार्बो ने दिया था। लुई पास्चर का प्रयोग है, फ्रांसिस्को दी रेड्डी का प्रयोग है। ये विभिन्न प्रकार के इसमें आप लिख सकते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलोपिथेसिस या आदि मानव, या इसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कहते हैं। ये आपको अरिहंत की बुक 350 नंबर पेज पर मिल जाएगा, आप देख लेंगे। पुरानी बुक है मेरे पास, इसमें आप देख लेना। 350 नंबर पृष्ठ पर आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रथम कपी मानव, द फर्स्ट एप मैन। ठीक है, यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। ये थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। इसका प्रथम जीवांश प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने दक्षिणी अफ्रीका में ट्वांग नदी के समीप करीब 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी के रूप में खोजा था, और ये प्लियोसीन युग की चट्टानों से प्राप्त हुए थे। जीवांश ट्वांग बेबी कहा गया। इस जीवांश में उत्पत्ति के लक्षणों के आधार पर टार्ट ने इसे प्रथम आदिमानव कहा था। इसकी जो कद था वो लगभग 120 सेंटीमीटर और भार यही कहीं 40 किलोग्राम का रहा होगा। दंत विन्यास जो था वो कपियों से भिन्न था। सर्वाहारी थे, चेहरा छोटा था, खोपड़ी सीधी बड़ी, महारंध्र नीचे की ओर, जबड़े व दांत आधुनिक मानव की अपेक्षा बड़े थे। चेहरा थूथन युक्त, भौं के ऊपर, नेत्रों के ऊपर निकले हुए। ठोड़ी जो थी वो एब्सेंट थी, ठोड़ी नहीं पाई जाती। और मस्तिष्क का आयतन लगभग 350 से 450 घन सेंटीमीटर था। तो ये आपको कुछ लिखना होगा। इसके अतिरिक्त हम आते हैं संक्रामक रोग पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिखकर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बोलते बोलते थक भी गया हूँ। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों उनको ये शेयर अवश्य करिएगा, और जितने वीडियो देखें उसको लाइक अवश्य करें। कमेंट भी प्रस्तुत करिएगा यदि कुछ कमी रह जाती है तो। संक्रामक रोग के विषय में बताएं तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहे जाते हैं। ये बहुत सारी विधियों, हवा, पानी या शारीरिक संबंधों के द्वारा भी फैल जाते हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बताएंगे तो हैजा आ जाएगा। हैजा के बाद आपका डेंगू आ जाएगा। ये सभी कैसे हैं? संक्रामक रोग हैं। और घाव में बचा है आपका डार्विन की थ्योरी को आपको पूरा ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख देना है 3 नंबर में। करीब उसमें 100 शब्द हो जाने चाहिए। 100 शब्द हो जाएंगे तो आपका ये 3 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको बता दें, ये लगभग 15 से 16 अनसॉल्व पेपर जो हैं आपको सॉल्व कराए जाएंगे। प्रतिदिन एक वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन किसी दिन कहीं ना उपलब्ध करा पाऊँ तो उसके अगले दिन आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड आपकी तैयारी अच्छी हो, ऐसी प्रभु से कामना होगी।